हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस है वो सेम है और जितने भी चैप्टर्स आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर में दिए गए हैं वो सभी जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब से जो हमारी क्लास होगी वो आप कह सकते हैं कि रिवीजन क्लास होगी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो आपका जिस भी चैप्टर की MCQs हम यहाँ डिस्कस करेंगे उस चैप्टर की थ्योरी का जो लिंक है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। आप वहाँ से थ्योरी पार्ट पढ़ें और उसके बाद में आप जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर जो भी आपके MCQs होंगे वो उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक आप वो MCQs भी सोल्व नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएंगे फिर आपके लिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम जो है ना उसी हिसाब से आपका कम होता चला जाता है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड जो है फास्ट होती रहेगी। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूँ इसमें सिर्फ मैं आपको एक ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था। और बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक बार फिर से हम वो चीज़ रिवाइज करें या फिर ना करें। हालांकि जो है आपको थ्योरी पार्ट जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट चैप्टर से, जो है आपका यूनिट्स, जिसे आप हिंदी में इकाइयाँ कहते हैं। अब देखिए जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा ही था, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। देखिए यूनिट्स होती क्या हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेज़र करने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। वो आपकी क्या कहलाती हैं, यूनिट्स कहलाती हैं। अब जब आप एक दुकानदार के पास जाओगे तो आप उससे ये तो कहोगे नहीं कि मुझे एक मुट्ठी चीनी दे दे, एक मुट्ठा भर के चावल दे दे। उसकी एक प्रॉपर जो है यूनिट आप यूज़ करोगे कि 1 किलो चावल 1 किलो चीनी, इस हिसाब से आप उसको बताओगे। अब जैसे मेरे पास में कोई नंबर है 24, ठीक है, ये तब तक एक नंबर रहेगा जब तक इसके आगे कोई यूनिट नहीं होगी। जब आप इसके आगे यूनिट लगा दोगे तो वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मीटर लगा दिया, सेंटीमीटर लगा दिया, मिलीमीटर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में किलोग्राम लगा दिया, ग्राम लगा दिया। इसके बाद में आपका यदि मैं लगा दूं सेकंड, आर, ठीक है, मिनट, लाइक दिस। अब देखिए 24 मीटर लगा दो, सेंटीमीटर लगा दो, मिलीमीटर लगा दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स डिस्टेंस को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि मैं लगा दूं 24 किलोग्राम, 24 ग्राम, तो इसका मतलब ये क्या, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं लगा दूं 24 सेकंड, 24 घंटे, 24 मिनट, तो इसका मतलब ये हो गया आपका समय। ये जो है आपका टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब तक किसी नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी, वो सिर्फ एक नंबर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हुई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास में जो है 3 तरह की प्रणालियाँ होती हैं, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका MKS, सेकंड होता है आपका CGS, थर्ड होता है आपका FPS। अब देखिए इन तीनों सिस्टम्स में जो आपके फर्स्ट लेटर हैं MCF, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को। इसके बाद में जो सेकंड वाला है K, G और P, ये रिप्रेजेंट करता है उसके मास को। और जो लास्ट है आपका SSS, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, मीन्स टाइम को।
ये एज इट इज़ रहता है तीनों सिस्टम्स के अंदर। तो यदि मैं हिंदी में बात करूँ, अब हिंदी में इसका नाम होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, प्रणाली। सेकंड ये आपका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, प्रणाली ये आपका होता है फरलोंग, पाउंड, सेकंड, प्रणाली। ठीक है। अब जो आपका सबसे पहला प्रश्न यदि यहाँ से कुछ बनेगा तो वो यही बनता है कि सीजीएस सिस्टम में जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या जी जो है किस चीज़ की इकाई होती है। तो जी किसी वस्तु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है जो कि ग्राम में होगा। तो अब इसके जो मीट्रिक सिस्टम आता है, मीट्रिक सिस्टम में आपके दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, एमकेएस और सीजीएस। या फिर कह सकते हैं कि एमकेएस और सीजीएस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। किस किस को, एमकेएस को और सीजीएस को। बट एफपीएस जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो मीट्रिक और ब्रिटिश में भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कि हर कंट्री जो है वो अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया में कोई और सिस्टम फॉलो होता है, हाँ इंग्लैंड में चले जाओगे वहाँ कोई और होगा। ठीक है, जर्मनी में चले जाओगे वहाँ कोई और होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया। ठीक है, जिसको आप एसआई सिस्टम कहते हैं, जिसको आप एसआई सिस्टम कहते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 7 मूल मात्रक कंसीडर किए गए। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक कंसीडर किए गए, 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंसीडर किया गया। किसके अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर, जिसमें पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा होता है आपका द्रव्यमान, तीसरा होता है आपका समय, चौथा होता है आपका विद्युत धारा, एक होता है आपका तापमान, नेक्स्ट होता है आपका ज्योति तीव्रता, और लास्ट क्या होता है आपका पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए एसआई सिस्टम में जो आपकी लंबाई होती है वो किस चीज़ में ली जाती है, मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान आपका किलोग्राम में, समय आपका सेकंड में, विद्युत धारा आपकी एम्पियर में, तापमान आपका केल्विन में, ज्योति तीव्रता आपकी कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होगा वो कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक हैं जो आपके कंसिडर किए गए किसके अंदर, एसआई यूनिट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो आपका एमकेएस सिस्टम होता है या फिर आपका सीजीएस सिस्टम होता है, या फिर इन दोनों को मिलाकर कहें कि जो आपका मीट्रिक सिस्टम होता है, उसमें जो आपकी दूरी की इकाइयाँ होती हैं वो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किस तरह से जाते हो, मतलब किस तरह से कन्वर्जन करते हो। ठीक, तो एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके उसको भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे और फिर एमसीक्यूज पर आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो हेडिंग है हमारा एमकेएस या फिर सीजीएस सिस्टम में दूरी की इकाइयाँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है आपकी, किलोमीटर, शॉर्ट में लिखूंगा किलोमीटर। इसके बाद में आपकी हेक्टामीटर, फिर आती है आपकी डेकामीटर, फिर आती है आपकी मीटर, फिर आती है आपकी
डेसीमीटर, फिर आती है आपकी सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी मिलीमीटर। तो मीट्रिक सिस्टम में सबसे बड़ी इकाई दूरी की किलोमीटर, सबसे छोटी मिलीमीटर। तो मैंने आपको बताया था, यदि आपने पढ़ी हो, इन सब के बीच में 10-10 का अंतर होता है। ठीक है, इन सब के बीच में 10-10 का अंतर होता है। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी बताई थी कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो हमेशा गुणा करनी है। जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो हमेशा क्या करोगे? गुणा करोगे। और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो हमेशा क्या करोगे? भाग करोगे। ठीक है, ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है कि किलोमीटर के बाद क्या आता है? हेक्टामीटर, हेक्टा के बाद में डेका, डेका के बाद में मीटर, मीटर के बाद में डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। अब देखिए एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 7 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? ठीक है, 7 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? इस तरह के प्रश्न यदि आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया इन सब के बीच में कितने का अंतर होता है? 10-10 का अंतर होता है। तो पहले किलोमीटर से कहाँ जाओगे? हेक्टामीटर पर। तो यह क्या आपका 10 गुणा करनी है क्योंकि बड़ी से जा रहे हो छोटी में। फिर हेक्टा से डेका पर जाएंगे तो एक बार फिर से 10 आएगा। डेका से मीटर पर जाओगे फिर 10 आएगा। फिर मीटर से डेसी पर जाओगे तो 10 आएगा। तो ये तो हुआ जब आप 1 किलोमीटर से चले 1 डेसीमीटर की तरफ, तो कितनी बार 10 आया? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ 4 बार 10 लिख दिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कितने का? 7 किलोमीटर का। 7 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 7 से और गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 70,000 डेसीमीटर। तो 7 किलोमीटर में 70,000 डेसीमीटर हो जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जब आपको छोटी से बड़ी में जाना हो, अब आपके पास में है कि 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? अब देखिए मिलीमीटर से कहाँ जाओगे? सेंटीमीटर में, 10 लिख लिया। सेंटीमीटर से कहाँ जाओगे? डेसी में, फिर से 10 लिख लिया। डेसी से कहाँ जाओगे? मीटर में, तो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो 3 बार तो 10 आ गया, चूंकि मुझे जाना है मिलीमीटर से मीटर पर। तो 1 2 3, 1 2 3, इतना हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था? जब आप छोटी से बड़ी पर जाओगे तो हमेशा भाग करोगे। तो मतलब क्या हुआ? आपको भाग करनी है 1000 से, क्योंकि जब आप इन तीनों की गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 1000। तो 1000 से भाग करनी है किसको? 5 को। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, आप 1 मिलीमीटर से जब बात करोगे 1 मीटर में जाने के लिए, तो क्या करेंगे? 1 को जो भाग करोगे 10 से, तो 1 की तो लिखना ना लिखना बराबर रहेगा। ठीक है, तो 1 बार 10 आ गया। फिर सेंटीमीटर से डेसी पे जाओगे तो फिर 1 बार 10 आया। डेसी से मीटर पे जाओगे तो फिर 10 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 5 की बात की है तो 5 को भाग करेंगे किससे? 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा? चूंकि यहाँ पर कितनी जीरो हैं? 3 जीरो, तो 3 अंकों से पहले क्या आ जाएगा? दशमलव। तो 0 0 पॉइंट, ये आपका बन जाएगा 0.005 मीटर। ये होगी आपकी 5 मिलीमीटर की वैल्यू मीटर में। तो इस तरह के प्रश्न जो है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके मीट्रिक सिस्टम में दूरी की इकाइयों की। सबसे छोटी से बड़ी में कैसे जाएंगे और बड़ी से छोटी में कैसे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका FPS सिस्टम है, जो आपका ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें कन्वर्जन आप किस तरह से करते हो। ठीक है, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है।
उसको एक बार देख लेते हैं। तो एफपीएस में जो दूरी की इकाइयाँ होती हैं, तो एफपीएस में जो सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी की, वो क्या होती है? मील, जिसको आप इंग्लिश में माइल्स कहोगे, ठीक है। इसके बाद में आती है फर्लॉन्ग, ये होता है आपका FURLONG, फर्लॉन्ग। थर्ड होता है आपका गज, जिसको आप इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फुट, इसके बाद लास्ट है आपका इंच, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई एफपीएस में क्या होगी दूरी की? माइल्स, सबसे छोटी इंच। अब वहाँ क्या था, जो आपका मीट्रिक सिस्टम था उसमें जो आपकी दूरी की इकाइयाँ थी उसके बीच में क्या था? 10-10 का अंतर था। बट यहाँ पर जो वो अंतर है ना, वो अलग अलग है। जब आप माइल्स से फर्लॉन्ग पर जाओगे तो 8 का अंतर आएगा, फर्लॉन्ग से यार्ड पर जाओगे तो 220 का आएगा, यार्ड से जब आप फुट पर जाओगे तो 3 का आएगा, और 3 से जब इंच पर जाओगे तो 12 का आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो 8, 220, 3 और 12 का होगा। अब देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वही सेम रूल है कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाओगे तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे, ठीक। और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो आपको क्या करना है? भाग करना है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी, उसके बाद में आगे मूव करेंगे। अब यहाँ से जो आपका प्रश्न बनता है ये पूछ लेगा कि 8 गज में कितने इंच होंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछता है। चूंकि यदि वो माइल्स और फर्लॉन्ग में बात करेगा तो जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो लेंथी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन जो होगा वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। और टाइम टेकिंग आपके लिए ज़्यादा इसलिए हो जाएगा वो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो टाइम टेकिंग होगा ना क्वेश्चन, वो भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, मीन्स आप उसको कम से कम टाइम में सोल्व कर लोगे। तो इसलिए जो आपको कैलकुलेशन दी जाती है एग्जाम्स में, वो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए दी जाती है कि बच्चा जो है कम से कम समय में उस क्वेश्चन को सोल्व कर ले। अब यदि आपको रिलेशन पता होंगे ना तो आप फटाफट टिक कर दोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर लगा दोगे। बट क्या है, आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप उसको बता नहीं पाते। तो 8 गज में कितने इंच होंगे? अब गज से आपको जाना है इंच में, बड़ी से जाओगे छोटी पर, गुणा करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। एक गज में 3 फुट होते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ 3 का संबंध है तो इसलिए 3 फुट होंगे। एक गज में 3 फुट, पूछा कितने गज में है? 8 में। तो 8 गज में कितना हो जाएगा? 8 गुणा 3 बराबर 24 फुट। तो 8 गज में 24 फुट हुए, ठीक है। अब फुट से कहाँ जाना है? इंच में। अब आपको पता है कि 1 फुट में कितने इंच होंगे? 12। 1 फुट में कितने इंच होंगे आपके? 12। और है कितने आपके पास में? 24 फुट। तो 24 की गुणा कर देंगे, 24 फुट में कितना हो जाएगा आपका? 24 गुणा 12 बराबर 12 की 4 से, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ये आपका इंच हो गया। ये आपको ऑप्शन में दिया गया होगा तो आप इसको टिक मार दोगे, तो ये इसका सही आंसर होगा। एक बार दोबारा समझते हैं। इसमें पूछा है कि 8 गज में कितने इंच होंगे। गज से इंच में जाना है, गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। पहले गज से फुट पर जाएंगे तो 1 गज में 3 फुट, तो 8 गज में कितने होंगे, 8 गुणा 3 कर दो सीधा सीधा, तो 8 की गुणा 3 में हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा 24 फुट। अब आपको पता है फुट तक पहुंच गए, फुट से आपको जाना है इंच पे, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये तो सबको ही पता होता है नॉर्मल भी। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब आपके पास में कितने फुट हैं, 24 फुट, तो 24 की गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 इंच इसका राइट आंसर होगा। अब जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल होगा कि जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो किस प्रकार से कन्वर्जन करेंगे। अब आपके पास में प्रश्न है कि 8 इंच में कितने यार्ड होंगे, कितने गज होंगे। 8 इंच में गज पूछे हैं कितने होंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है ना आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर क्या संबंध था। ठीक, अब आपको पता है जब आप छोटी से बड़ी में जाओगे तो भाग करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 इंच का निकाल लेते हैं। 1 इंच में कितने फुट होंगे, क्योंकि आप पहले इंच से फुट पर जाओगे, फुट से यार्ड पर जाओगे, तो 1 इंच बराबर किसके हो जाएगा, 1/12 फुट के। ठीक है, 1 इंच का निकाला है तो मैंने क्या बताया था, भाग करते हैं, यहाँ जितना भी संबंध होगा उससे भाग करेंगे, तो 12 से भाग कर दिया किसको, 1 को, चूंकि हम 1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कितना इंच है, 8 इंच, तो पहले 8 इंच का निकाल लो, तो 8 इंच में कितने हो जाएंगे, 8/12 फुट। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में तो 8 इंच में कितने हो गए, 8/12 फुट। अब आपको पता है कि 1 फुट, अब आपको पता है कि 1 फुट बराबर होता है कितने गज के। जब आप फुट से गज पर जाओगे तो भाग करोगे किससे, 3 से, तो इसका मतलब 1/3 गज। 1 फुट में 1/3 गज होगा, क्योंकि आपको भाग करना है, आपको याद रखना है कि भाग करते हैं जब आप छोटी से बड़ी में जाते हैं, तो इसलिए 1/3 फुट हो गया, 1/3 गज हो गया 1 फुट में। अब मेरे पास है कितना फुट, 8/12, तो 8/12 फुट बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 गुणा 8/12। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे, 4 से काट लेते हैं, चूंकि दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/9 गज होंगे किसमें, 8 इंच में। तो 8 इंच बराबर किसके हो जाएगा, 2/9 गज के। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आपसे पूछ ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं थियोरेटिकल, वो किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या थे प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 2014 में पूछा गया था कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एसआई यूनिट होती है उसमें जो आपकी लंबाई होगी वो किस चीज़ में मेज़र की जाती है, मीटर में मेज़र की जाती है। इसमें आप ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, इस तरह के जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि आपको पता होगा तो सीधा आप टिक लगा दोगे, तो लंबाई की क्या इकाई होगी, मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमकेएस में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। एमकेएस जो सिस्टम है, द्रव्यमान किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न था। अभी मैंने आपको बताया कि एमकेएस सिस्टम में नाम से ही देख सकते हो आप कि जो आपका द्रव्यमान होगा वो किस चीज़ में होगा, किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो इसका भी आप देखते टिक लगा दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अभी तो इन्होंने बात की थी एमकेएस की, अब बात कर रहा है ये सीजीएस की। तो सीजीएस में जो द्रव्यमान की इकाई होगी वो क्या होगी, सीजीएस में जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, एमकेएस में
जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में होगा, CGS में जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा। ये तो आपको नाम से ही कंफर्म हो जाएगा जब आपसे पूछेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इन्हीं पर सबसे पहला प्रश्न बनता है। MKS, CGS, FPS में ये सब चीज़ें क्या है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि SI सिस्टम में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। तो SI यूनिट जो आपकी ऊर्जा की होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.2 किलोग्राम 0.2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के होगा। ठीक है, 0.2 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न में आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखने होते हैं। जब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, आपको पता होता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आपको दिया क्या है, 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, इसकी गुणा कर दो ना आप सीधे सीधे 1000 से। भाई 1 किलोग्राम का आपको पता है 1000 ग्राम। अब आपका पूछा क्या है, 0.2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1000 की सिर्फ गुणा करनी है आपको यहाँ। और जब आप दशमलव हटाओगे 10 लगाओगे, चूंकि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, एक कितने अंक है, सॉरी 1 अंक है, तो उतनी यहाँ पर 0 आ गई। ये 0 से ये 0 कट गई। 2 से जब आप इसकी गुणा करोगे 100 की, तो ये आपको हो जाएगा 200 ग्राम। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि जो आपका डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। ये शायद हमने छोड़ दिया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि जो आपका द्रव्यमान होता है, जो आपका तापमान होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है। प्रश्न तो आपने देख लिया होगा कि डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान का रिलेशन आपको याद रखना होता है, वहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, C/100 इजिकल्स टू F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100 इजिकल्स टू R/80। ठीक है, ये तापमान के बीच में एक रिलेशन दिया जाता है जिसमें C आपका सेल्सियस होता है, F आपका फ़ारेनहाइट होता है, K आपका केल्विन होता है और R आपका र्यूमर होता है। तो इन चारों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, मीन्स इन दोनों की बात की गई है। अब आपको ऑप्शन जरूरी थोड़ी ही है कि वो एज इट इज़ दे दे, इनको छोटा करके भी दे सकता है। छोटा करके कैसे, वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं जो है बराबर बराबर में लिखी हैं। ठीक है, तो अंश अंश को काट सकता है, हर हर को काट सकता है। अब देखिए 0 से ये 0 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों बराबर में लिखी हुई हैं। अब यदि मैं 2 से काटूं तो 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, मतलब एक ही संख्या से आप नीचे वाली दोनों संख्याएं काट सकते हैं और 2 ऊपर वाली संख्या भी काट सकते हैं। बट वो संख्या जो है ना काटने वाली, वो सेम होनी चाहिए। तो 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है C/5 इजिकल्स टू F माइनस 32/9। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो हैं वो बराबर होते हैं। या फिर इसमें आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि चेंज करें तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी
वो क्या होगी। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी वो क्या होगी। इस तरह के प्रश्न जो है ना आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्योंकि बात की गई है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की। डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो आपको दिया गया है -40 डिग्री। ठीक है, यदि प्रश्न में आपको -40 डिग्री ना देता, सिर्फ ये पूछ लेता कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो वो कौन सा तापमान होगा, -40 डिग्री। अब देखते हैं कैसे। अभी जब प्रश्न की लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा या फिर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा। मीन्स या तो आपको F की वैल्यू दे देगा या फिर आपको C की वैल्यू दे देगा, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो अभी आपको दी गई है डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू, तो डिग्री सेल्सियस की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर आपको C का मान दे रखा है तो C की जगह रखेंगे, F का मान दे रखा है तो F की जगह रखेंगे। तो C/5 इजिकल्स टू, अगर माइनस में दे रखा है तो माइनस में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो F की जगह क्या रख दिया, -40, और माइनस यहाँ पहले से है और 32/9। अब C/5 इजिकल्स टू, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बट चिन्ह जो आता है वो माइनस का आता है। तो इन दोनों संख्याओं का जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 72/9। तो 9 से जब इसको काटोगे 9 8 72, तो C बराबर क्या आ जाएगा, -40। चूँकि आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की गुणा इसमें हो जाएगी, 9 की गुणा इसमें हो जाएगी। चूँकि अब 9 तो यहाँ पर कट गया तो ये क्या बचा, C बचा, और 5 की गुणा कर दी किसमें, 8 में, तो 5 8 40, तो ये हो जाएगा C बराबर -40। तो देखिए यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये एक ऐसी वैल्यू है -40 जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस पर बेस भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर की जो थ्योरी होगी उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़ें, उसके बाद ही इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बैठें। थैंक यू।